जय हिंद दोस्तों, आज आपके लिए बहुत ही स्पेशल वीडियो है जिसमें हम जनवरी 2025 के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो आप इस पूरे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसमें आपका जनवरी और फरवरी का रिवीजन होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के डिस्कस करते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2025 को किसने जीता है? आंसर हो जाएगा इसका इंडिया ने। तो जो 2025 का अंडर 19 महिला T20 विश्व कप था, ये मलेशिया देश में आयोजित किया गया था। तो फाइनल में भारत और साउथ अफ्रीका की टीम पहुंची थी। तो भारत ने साउथ अफ्रीका को 9 विकेट से हरा करके इस वर्ल्ड कप को जीता है। प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन रही है? भारत की गोंगाडी त्रिशा। और जो फाइनल मैच हुआ था उसमें प्लेयर ऑफ द मैच भी कौन रही है? गोंगाडी त्रिशा। इस पूरे विश्व कप में सबसे अधिक विकेट किसने हासिल किए हैं? भारत की वैष्णवी शर्मा ने। तो इन्होंने 17 विकेट हासिल किए हैं इस पूरे वर्ल्ड कप में। भारत ने यह वर्ल्ड कप दूसरी बार जीता है। इससे पहले 2023 में भी इस वर्ल्ड कप को भारत ने जीता था। और जो 2025 में ये जो वर्ल्ड कप आयोजित किया गया है, यह इसका दूसरा संस्करण था। यानी कि पहला संस्करण और दूसरा संस्करण भारत ने ही जीता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस स्थान को भारत सरकार ने रामसर स्थल घोषित किया है? आंसर हो जाएगा सक्कारा कोट्टाई पक्षी अभ्यारण्य, थेरथंगल पक्षी अभ्यारण्य और खेचे ओपालरी आर्द्रभूमि और उधवा झील। तो इन चारों स्थानों को भारत सरकार के द्वारा भी हाल ही में रामसर साइट घोषित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई यानी उपरोक्त सभी। दोस्तों, तमिलनाडु में स्थित है सक्कारा कोट्टाई पक्षी अभ्यारण्य और थेरथंगल पक्षी अभ्यारण्य। सिक्किम में स्थित है खेचे ओपालरी आर्द्रभूमि और झारखंड में स्थित है उधवा झील। तो इन सभी को रामसर साइट घोषित किया गया है भारत की सरकार के द्वारा। इस प्रकार से भारत में रामसर साइट की संख्या हो गई है 89 और भारत एशिया में सबसे अधिक रामसर साइट वाला देश बन गया है। भारत ने चाइना को पीछे छोड़ दिया है। दोस्तों, जो उधवा झील है ये झारखंड का पहला रामसर साइट है और जो खेचे ओपालरी आर्द्रभूमि है यह सिक्किम का पहला रामसर साइट। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2025 का वार्षिक बजट किसने पेश किया है? आंसर हो जाएगा निर्मला सीतारमण जी ने। तो 1 फरवरी 2025 को हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने लगातार 8वीं बार बजट पेश किया है। उन्होंने अपने बजट भाषण में गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी को शामिल किया है। बजट 2025 की कुछ प्रमुख विशेषताएं डिस्कस करते हैं। तो 12 लाख तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, इस बात की घोषणा की गई है। इसके अलावा दोस्तों, मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक कारें सस्ती हो जाएंगी। जल जीवन मिशन कार्यक्रम 2028 तक चलेगा। केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख की गई है। तुअर, उड़द और मसूर दाल के लिए 6 वर्ष का मिशन चलेगा। बिहार के किसानों की मदद के लिए मखाना बोर्ड बनाया जाएगा और देश में ज्ञान भारत मिशन शुरू किया जाएगा। आत्मनिर्भर भारत के लिए 27 फोकस क्षेत्रों में ऋण गारंटी शुल्क बढ़ाकर 1% किया जाएगा। असम के नामरूप में यूरिया प्लांट लगाया जाएगा। तो ये कुछ घोषणाएं की गई है बजट 2025 में। अगला क्वेश्चन है, बीसीसीआई अवार्ड 2025 में पॉली उमरीगर पुरस्कार किसे दिया गया है? तो जसप्रीत बुमराह को दिया गया है। दोस्तों, बीसीसीआई के द्वारा बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को 2025 के लिए सम्मानित किया गया है। तो चलिए 2025 के बीसीसीआई पुरस्कार डिस्कस करते हैं। तो कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है सचिन तेंदुलकर को। पॉली उमरीगर पुरस्कार या सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर का अवार्ड दिया गया है जसप्रीत बुमराह को। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर महिला का अवार्ड दिया गया है स्मृति मंधाना को। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू पुरुष का अवार्ड दिया गया है सरफराज खान को। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू महिला का अवार्ड दिया गया है आशा शोभना को। इसके अलावा दोस्तों, बीसीसीआई विशेष पुरस्कार दिया गया है रविचंद्रन अश्विन को। वनडे में सर्वाधिक रन बनाने वाली महिला खिलाड़ी बनी है स्मृति मंधाना। वनडे में सर्वाधिक विकेट लेने वाली खिलाड़ी बनी है दीप्ति शर्मा। तो ये है बीसीसीआई अवार्ड 2025। अगला क्वेश्चन है, 67वें ग्रैमी अवार्ड 2025 में बेस्ट कंट्री एल्बम का अवार्ड किसे दिया गया है? तो काउबॉय कार्टर सॉन्ग को 2025 के ग्रैमी अवार्ड में बेस्ट कंट्री एल्बम का अवार्ड दिया गया है। दोस्तों, जो ग्रैमी अवार्ड हैं ये संगीत के क्षेत्र में बेहतरीन काम करने वाले कलाकारों को प्रदान किए जाते हैं। इनकी शुरुआत 1959 में की गई थी।
पंडित रविशंकर को 1968 में, यहाँ पर आप 68 कर लीजिएगा, ग्रैमी पुरस्कार दिया गया था और इस प्रकार से पंडित रविशंकर ग्रैमी अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय रहे हैं। दोस्तों 2024 में शंकर महादेवन, जाकिर हुसैन, गणेश राजगोपालन और सेल्व गणेश विनायकराम, इनको दिया गया था ग्रैमी अवार्ड। 67वें ग्रैमी अवार्ड 2025 की बात करें तो इनका आयोजन किया गया था अमेरिका के लॉस एंजल्स के कैलिफोर्निया में। और दोस्तों इसमें भारतीय अमेरिकी सिंगर रही हैं चंद्रिका टंडन, तो उनको भी ग्रैमी अवार्ड मिला है। 2025 के ग्रैमी अवार्ड में सबसे अधिक अवार्ड मिले हैं केंड्रिक लैमर को, तो इसे 5 अवार्ड मिले हैं। अगला क्वेश्चन है विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए, विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है 4 फरवरी को। 2025 की थीम है यूनाइटेड बाय यूनिक। ठीक है, तो ये थीम आप जरूर नोट करें। अगला क्वेश्चन है 6वीं पुरुष हॉकी इंडिया लीग 2024-25 किस टीम ने जीती है? तो ये जीती है सराची रारह बंगाल टाइगर्स की टीम ने। और उप विजेता कौन रहा है? हैदराबाद तूफान। और फाइनल मुकाबला हुआ था बिरसा मुंडा अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम ओडिशा में। बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो वार्ट डी वीवर बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री बने हैं। दोस्तों बेल्जियम की बात करें तो यह यूरोप में है और यहाँ के सम्राट हैं फिलिप, करेंसी है यूरो और जो बेल्जियम है इसकी सीमा नीदरलैंड, जर्मनी, लग्जमबर्ग और फ्रांस से लगती है। यहाँ पर आप बेल्जियम की लोकेशन देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है एक्वेरियन सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ है? तो यह भारत और मालदीव के बीच शुरू हुआ है। कौन सा अभ्यास? अभ्यास एक्वेरियन। दोस्तों इसका आयोजन इस बार मालदीव में ही किया जा रहा है। तो मालदीव का जो माफिला फुसी नामक स्थान है, यहाँ पर इसका आयोजन किया जा रहा है और यह अभ्यास पहली बार 2009 में आयोजित किया गया था। इस बार इसका 13वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है 2 से 15 फरवरी 2025 तक। अगला क्वेश्चन है दक्षिण अफ्रीका के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो जोहान्सबर्ग में दक्षिण अफ्रीका के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया है। इस मंदिर को बनवाया है किसने? वोचा सनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था यानी BAPS ने इसको बनवाया है। दोस्तों BAPS संस्था के द्वारा 2024 में UAE की राजधानी अबू धाबी में भी हिंदू मंदिर खोला गया था। कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी UNHRC से अलग हो गया है? तो अभी अमेरिका UNHRC से अलग हो गया है। ठीक है, तो अमेरिका ने UNHRC से अलग होने का फैसला किया है। बात करते हैं UNHRC की, तो यह ह्यूमन राइट्स के लिए काम करने वाली विश्व की सबसे बड़ी संस्था है। इसकी स्थापना 15 मार्च 2006 को की गई थी। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। इसके अध्यक्ष हैं जुर्ग लाउबर और इसमें मेंबर कितने हैं? 47। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला सफेद बाघ प्रजनन केंद्र कहाँ खोला जाएगा? तो यह रीवा मध्य प्रदेश में खोला जाएगा। तो दोस्तों रीवा का जो गोविंदगढ़ नामक स्थान है यहाँ पर इसको खोला जाएगा और रीवा को सफेद बाघों की भूमि भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 38वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2025 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो यह फरीदाबाद हरियाणा में आयोजित किया जा रहा है। तो इस बार इसका 38वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है 7 से 23 फरवरी 2025 तक। इसके लिए थीम स्टेट कौन है? ओडिशा और मध्य प्रदेश। और इसमें शामिल होने वाले देश हैं बिम्स्टेक देश। तो बिम्स्टेक देश में बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड आते हैं। तो ये देश इसमें शामिल होंगे। जो सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला है यह एशिया का सबसे बड़ा शिल्प मेला है। पहली बार इसका आयोजन 1987 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO से कौन सा देश अलग हो गया है? आंसर हो जाएगा अर्जेंटीना। तो अर्जेंटीना अभी हाल ही में WHO से अलग हो गया है। इससे पहले अमेरिका भी WHO से इसी साल अलग हुआ है, अभी कुछ समय पहले। अर्जेंटीना की बात करें तो यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक देश है और यह ब्राजील के बाद एरिया की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश है। ब्यूनस आयर्स इसकी कैपिटल है। पैसो करेंसी है और राष्ट्रपति है जेवियर माइली। अगला क्वेश्चन है मिसेज वर्ल्ड जीतने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? तो उनका नाम है सेगो गेले। तो दोस्तों सेगो गेले ने मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब जीता है। उनका संबंध साउथ अफ्रीका से है और जो मिसेज वर्ल्ड प्रतियोगिता आयोजित की जाती है यह विवाहित महिलाओं के लिए आयोजित की जाती है। इस बात को आप याद रखिएगा।
श्रीलंका की जो रोजी सेनानायके थी वो दुनिया की पहली मिसेज वर्ल्ड थी। भारत की तरफ से अब तक 2 मिसेज वर्ल्ड बनी है। इसमें पहला नाम है सरगम कौशल का, जो कि 2022 में बनी थी। दूसरा नाम है अदिति गोवित्रीकर का, जो कि 2001 में बनी थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य को नक्सल मुक्त घोषित किया गया है? आंसर हो जाएगा कर्नाटक। तो दोस्तों, अभी हाल ही में कर्नाटक राज्य आधिकारिक तौर पर नक्सल मुक्त घोषित हो चुका है, यानी कि अब यहाँ पर नक्सली नहीं है। 2024 तक की बात करें तो 9 ऐसे राज्य हैं जो कि नक्सल से प्रभावित हैं भारत के, और 9 राज्यों के 38 ऐसे जिले हैं जो नक्सल प्रभावित हैं। तो सबसे ज्यादा नक्सल प्रभावित जिले हैं छत्तीसगढ़ में 15, ओडिशा में 7, झारखंड में 5, एमपी में 3, महाराष्ट्र, तेलंगाना और केरल में 2-2, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में 1-1 जिले नक्सल प्रभावित हैं। अगला क्वेश्चन है, 38वें राष्ट्रीय खेलों में पुरुष कबड्डी में गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो ये मेडल जीता है उत्तर प्रदेश ने। तो आप सभी को पता है कि जो 38वें नेशनल गेम्स हैं ये उत्तराखंड में आयोजित किए जा रहे हैं। तो जो पुरुष कबड्डी का फाइनल मैच है ये किसने जीता है? उत्तर प्रदेश ने। तो उत्तर प्रदेश ने चंडीगढ़ को हरा करके गोल्ड मेडल हासिल किया है। उत्तर प्रदेश की टीम के कप्तान कौन थे? अर्जुन देसवाल। इसी प्रकार से अगर हम महिलाओं की कबड्डी की बात करें तो हिमाचल प्रदेश ने हरियाणा को हरा करके गोल्ड मेडल जीता है। और दोस्तों, 38वें नेशनल गेम्स में नीरज कुमार ने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन पुरुष स्पर्धा में गोल्ड मेडल हासिल किया है। इस बात को भी आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है, 9वें एशियाई शीतकालीन खेल 2025 किस देश में शुरू हुए हैं? तो यह चाइना में शुरू हुए हैं। तो जो 9वें एशियाई शीतकालीन खेल हैं यह 7 से 14 फरवरी 2025 तक आयोजित किए जाएंगे चाइना के हार्बिन शहर में। इसके शुभंकर क्या है? तो बिनबिन और निनी, ये दोनों इसके शुभंकर हैं। और दोस्तों, आपको याद रखना है कि जो एशियाई शीतकालीन खेल हैं इसमें भारत ने अब तक एक भी मेडल नहीं जीता है। जापान की टीम सबसे सफल टीम है, इसने 397 मेडल जीते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ओडिशा राज्य में कौन सी योजना शुरू की गई है? तो निर्भया कढ़ी, मो गेल्हा जिया, स्वर्ण कालिका, वीरांगना योजना। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ओडिशा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निर्भया कढ़ी यानी निडरकली, मो गेल्हा जिया यानी मेरी प्यारी बेटी, कल्पना आबिजन, स्वर्ण कालिका और वीरांगना योजना शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन है, कोलकाता के फोर्ट विलियम का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो जो कोलकाता का फोर्ट विलियम है यह विजय दुर्ग के नाम से जाना जाएगा। इसके अलावा फोर्ट विलियम के अंदर जो किचनर हाउस था उसका नाम मानेकशॉ हाउस किया गया है। और दोस्तों, यहीं पर जो साउथ गेट था उसका नाम सेंट जॉर्ज गेट से बदल करके शिवाजी गेट कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, जोमेटो ने अपना नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो इटरनल कर दिया है, यानी जोमेटो कंपनी का नाम अब इटरनल होगा। तो फूड डिलीवरी कंपनी है जोमेटो, तो उसने अपना नाम बदलने का फैसला किया है। तो अब इस कंपनी का नाम होगा इटरनल लिमिटेड। जोमेटो की स्थापना 2008 में दीपेंद्र गोयल और पंकज चड्ढा के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, कच्छ का गुनेरी गांव किस राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल बना है? आंसर हो जाएगा गुजरात। तो गुजरात के गुनेरी गांव को अभी हाल ही में जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है, जो कि गुजरात राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल है। अगला क्वेश्चन है, ऑन्कोसैरसियासिस को समाप्त करने वाला दुनिया का 5वां देश कौन बना है? नाइजर। तो दोस्तों, नाइजर को WHO के द्वारा अभी हाल ही में ऑन्कोसैरसियासिस को खत्म करने वाला देश घोषित किया है। और नाइजर अफ्रीका का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने इस रोग को समाप्त किया है। दोस्तों, जो ऑन्कोसैरसियासिस रोग है इसके कारण अंधापन हो जाता है, तो इस रोग को समाप्त किया है नाइजर ने। इससे पहले कोलंबिया, इक्वाडोर, ग्वाटेमाला और मैक्सिको देश ने भी इस रोग को समाप्त किया है। अगला क्वेश्चन है, स्वारेल सुपर ऐप को किसने लॉन्च किया है? तो इंडियन रेलवे ने अभी हाल ही में स्वारेल सुपर ऐप को लॉन्च किया है। तो रेल मंत्रालय ने स्वारेल सुपर ऐप लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य रेलवे की विभिन्न योजनाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराना है। अगला क्वेश्चन है, माउंट तारानाकी को कानून के तहत एक व्यक्ति के रूप में मान्यता देने वाला देश कौन बना है? आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड। तो दोस्तों, न्यूजीलैंड में
माउंट तारानाकी को कानून के तहत एक व्यक्ति के रूप में मान्यता दी गई है। यानी जिस प्रकार से न्यूजीलैंड में व्यक्तियों को अधिकार दिए गए हैं, कुछ उसी प्रकार की मान्यता दी गई है माउंट तारानाकी को। ठीक है, अब माउंट तारानाकी को तारानाकी मोंगा के नाम से जाना जाएगा। न्यूजीलैंड में इससे पहले वांगानुई नदी और ते उरेवेरा वर्षा वन को भी कानूनी मान्यता दी गई थी, यानी कि कानून के तहत एक व्यक्ति के रूप में मान्यता दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, विश्व पुस्तक मेला 2025 कहां आयोजित किया गया है? तो यह नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। दोस्तों, 2025 के विश्व पुस्तक मेले की थीम क्या है? रिपब्लिक एट 75। और यह विश्व पुस्तक मेला पहली बार 1972 में आयोजित किया गया था। 2025 में इसका फोकस राष्ट्र कौन है? रूस। ठीक है दोस्तों, आप हमारे स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या फिर आप प्ले स्टोर पर स्टडी कर सर्च करके इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ऐप पर मिलेगा आपको पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, डेली करेंट अफेयर्स की पीडीएफ, क्लास नोट और कोर्स एंड पीडीएफ। तो जो कोर्स एंड पीडीएफ वाला ऑप्शन है, इसमें 1000 टॉपिक वाइज स्टैटिक जीके की पीडीएफ मिल जाएंगी। इसके अलावा स्टडी कर में 1 साल की जितने भी वीडियो अपलोड होंगी उन सभी की पीडीएफ आपको इस वाले ऑप्शन पर मिल जाएंगी। तो इनको प्राप्त करने के लिए आप ऐप को इंस्टॉल कर लें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दोस्तों, ऐप पर बहुत सारी ई बुक लॉन्च कर दी गई हैं। तो ई बुक में आपको जनवरी 2025 के करेंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में, तो इसको आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा ऐप पर 1800 करेंट अफेयर्स के एमसीक्यूज भी लॉन्च किए गए हैं, जिसमें जनवरी 24 से जनवरी 25 तक के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है, इन सभी को इंक्लूड किया गया है। तो आप इस ई बुक को प्राप्त कर सकते हैं ऐप से। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व पिकल बॉल लीग को किसने जीता है? आंसर हो जाएगा बेंगलुरु जबांस ने। तो दोस्तों, भारत में पहली बार पिकल बॉल लीग का आयोजन किया गया था, तो इसको जीता है बेंगलुरु जबांस ने पुणे यूनाइटेड को हराकर। अब ये जो पिकल बॉल होता है, यह एक पैडल गेम है जिसमें टेनिस, बैडमिंटन और पिंग पोंग को शामिल किया जाता है, यानी कि ये तीनों खेल सम्मिलित करके एक खेल बनाया जाता है जिसे पिकल बॉल बोला जाता है। दोस्तों, यह जो प्रतियोगिता है यह मुंबई में आयोजित की गई थी। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने टिकटॉक पर बैन लगा दिया है? आंसर हो जाएगा अमेरिका। तो अमेरिका ने अभी हाल ही में टिकटॉक पर बैन लगा दिया है। टिकटॉक एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो कि चाइना का है। इसकी स्थापना 2012 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया है? तो यह दिया गया है मनु भाकर, टी गुगेश, हरमनप्रीत सिंह और प्रवीण कुमार को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, यानी उपरोक्त सभी। दोस्तों, केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा खेल पुरस्कार 2024 की घोषणा अभी हाल ही में की गई है। तो यह पुरस्कार 17 जनवरी 2025 को प्रदान किए गए हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की अगर हम बात करें तो यह भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। 1991-92 में इसकी स्थापना की गई थी। 25 लाख रुपए इसके अंतर्गत दिए जाते हैं। 2024 में शूटर मनु भाकर, वर्ल्ड चेस चैंपियन डी गुगेश, हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह और पैरा एथलीट प्लेयर प्रवीण कुमार को यह सम्मान दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में कुल कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया है? तो 32 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। दोस्तों, अर्जुन पुरस्कार के बारे में अगर हम बात करें तो विभिन्न खेलों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पिछले 4 वर्षों में विशेष उपलब्धि हासिल करने वाले खिलाड़ियों को दिया जाता है। 1961 में शुरुआत हुई थी। इसके अंतर्गत 15 लाख रुपए की राशि दी जाती है। तो 2024 में 32 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। इसके अलावा 2 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम प्रदान किया गया है। दोस्तों, ये वो नाम है जिन्हें अर्जुन पुरस्कार 2024 दिया गया है। तो इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इनको नोट भी कर सकते हैं। और अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम की बात करें तो सुचा सिंह को दिया गया है एथलेटिक्स में और मुरलीकांत राजाराम पेटकर को दिया गया है पैरा तैराक में। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो सुभाष राणा, दिलीप देशपांडे और संदीप सांगवान, इन सभी को द्रोणाचार्य पुरस्कार 2024 दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। द्रोणाचार्य पुरस्कार की बात करें तो यह कोचेस को प्रदान किया जाता है। इसकी स्थापना 1985 में हुई थी
15 लाख रुपए की राशि इसके अंतर्गत दी जाती है। द्रोणाचार्य पुरस्कार 2 वर्ग में दिया जाता है, नियमित वर्ग में और लाइफ टाइम वर्ग में। तो नियमित वर्ग में सुभाष राणा, दीपाली देशपांडे और संदीप सांगवान को दिया गया है, जबकि लाइफ टाइम वर्ग में एस मुरलीधरन और अरमांडो एग्नेलो कोलाको को प्रदान किया गया है। दोस्तों, इसी प्रकार से जो खेल अवार्ड दिए गए हैं 2024 के लिए, उसमें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी दी गई है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को। तो ओवरऑल विनर घोषित किया गया है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को। और दूसरे नंबर पर रहा है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, तीसरे नंबर पर अमृतसर गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार दिया गया है फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया को। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका ने किस देश पर 10% टैरिफ का आदेश लागू किया है? आंसर हो जाएगा चाइना। तो अमेरिका ने अभी हाल ही में 3 देशों पर टैरिफ लगाया था। तो पहला देश था चाइना जिस पर 10%, दूसरा देश था कनाडा जिस पर 25%, तीसरा देश था मैक्सिको जिस पर 25% टैरिफ लगाया था। तो दोस्तों, कनाडा और मैक्सिको पर जो टैरिफ लगाया था उसके लिए फैसला 30 दिन के लिए टाल दिया गया है, लेकिन चाइना पर 10% टैरिफ लगाया जाएगा। टैरिफ क्या होता है? तो किसी भी देश की सरकार के द्वारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किए गए वस्तुओं पर लगाया गया टैक्स होता है, जिसे हम टैरिफ बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस लागू हुआ है, इसमें भारत सहित कितने देश शामिल हैं? आंसर हो जाएगा 27। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस को अब आधिकारिक तौर पर लागू कर दिया गया है। तो इसमें जो निकारागुआ, इस्वातिनी, भारत, सोमालिया और लाइबेरिया देश हैं, तो इन्होंने इस अलायंस की शुरुआत की थी। यानी कि शुरुआती तौर पर ये देश शामिल हुए थे 5 देश, फिर अब 27 देश शामिल हो चुके हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस है, इसका उद्देश्य ये है कि जो टाइगर, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा है, इनका संरक्षण करना। और अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस का मुख्यालय भारत में बनाया जाएगा और इसकी स्थापना कब की गई थी? 2023 में। अगला क्वेश्चन है, चमन अरोड़ा को किस भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 दिया गया है? तो उन्हें डोगरी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है। और दोस्तों, उनकी रचना है एक होर अस्तोत्थामा, तो उसके लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। साहित्य अकादमी पुरस्कार के अंतर्गत 1 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। डोगरी भाषा की बात करें तो यह जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब के कुछ क्षेत्रों में बोली जाती है और जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषाओं में से एक भाषा है डोगरी। अगला क्वेश्चन है, टाटा स्टील मास्टर्स 2025 शतरंज का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है दोस्तों आर प्रज्ञानंद ने। तो भारत के ग्रैंड मास्टर हैं आर प्रज्ञानंद, तो उन्होंने विश्व चैंपियन डी गुगेस को हराकर टाटा स्टील मास्टर्स 2025 का खिताब जीता है। यह जो प्रतियोगिता थी यह नीदरलैंड में आयोजित की गई थी। दोस्तों, आर प्रज्ञानंद 2006 में विश्वनाथन आनंद के बाद यह खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली आर्टिफिशियल यूनिवर्सिटी किस राज्य में खोली जाएगी? तो यह यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र राज्य में खोली जाएगी। इसका उद्देश्य है आर्टिफिशियल रिसर्च, इनोवेशन, एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना। तो इसमें आईआईटी मुंबई, आईआईएम मुंबई, गूगल इंडिया और राजीव गांधी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आयोग, ये सभी शामिल होंगे और ये सभी मिल करके एआई यूनिवर्सिटी स्थापित करेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत की सौर ऊर्जा क्षमता कितनी हो गई है? आंसर हो जाएगा 100 गीगावाट की। तो अभी हाल ही में भारत सरकार ने ये बताया है कि भारत की जो सौर ऊर्जा क्षमता है यह 100 गीगावाट की हो गई है। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट जरूर कर लें। दोस्तों, ऐप पर बहुत सारे कोर्स भी लॉन्च किए गए हैं, जिसमें मैथ फाउंडेशन बैच है, तो ये कंप्लीट ऑनलाइन बैच है जिसमें डेली लाइव क्लासेस होंगी, पीडीएफ और नोट मिल जाएंगे। इसके अलावा इसकी जो वैलिडिटी है ये 12 महीने की है, तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बैच है, तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों एसएससी फाउंडेशन बैच है, रेलवे फाउंडेशन बैच है जिसमें ग्रुप डी वगैरह की तैयारी करवाई जाती है, और व्यापम, एमपी टेट, इन सभी के बैच आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों ऐप पर आपको टेस्ट पास भी मिल जाएगा जिसकी वैलिडिटी होगी 1 वर्ष की। ठीक है, तो इस टेस्ट पास को आप प्राप्त कर सकते हैं। इसमें आपको 4000 से अधिक टेस्ट मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा यानिक सिनर ने।
तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में मेंस सिंगल्स का टाइटल जीता है इटली के यानिक सिनर ने। तो उन्होंने फाइनल मैच में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वेरेव को हराया था। दोस्तों, यानिक सिनर ने इससे पहले यूएस ओपन 2024 और ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 को भी जीता था। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 की बात करें तो इसमें महिला एकल का खिताब जीता है अमेरिका की मेडिसन कीज ने। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है 26 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में मनाए गए गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? तो वो थे प्रबोवो सुबियांतो। कौन थे दोस्तों? प्रबोवो सुबियांतो, जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया थे। तो 26 जनवरी 2025 ने अपना 76वां गणतंत्र दिवस मनाया है। इसके मुख्य अतिथि थे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो। 2025 के गणतंत्र दिवस की थीम क्या थी? स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। आपको याद रखना है कि भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, इसलिए भारत में गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है किस शहर को वेटलैंड मान्यता प्राप्त शहरों की सूची में शामिल किया गया है? आंसर हो जाएगा इंदौर और उदयपुर। तो मध्य प्रदेश के इंदौर और राजस्थान के उदयपुर को अभी हाल ही में वेटलैंड मान्यता प्राप्त शहरों की सूची में शामिल किया गया है। दोस्तों, वेटलैंड शहर का मतलब ये है कि इस शहर के आसपास की जो भूमि है वो आर्द्र भूमि है, यानी दलदली जमीन है। अगला क्वेश्चन है नीति आयोग के प्रथम वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है? आंसर हो जाएगा ओडिशा। तो दोस्तों, नीति आयोग के द्वारा राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 जारी किया गया है और नीति आयोग के द्वारा यह सूचकांक पहली बार जारी किया गया है और इसमें पहले स्थान पर कौन रहा है? ओडिशा रहा है। दोस्तों, राजकोषीय का मतलब है सरकार का पैसा प्राप्त करने और खर्च करने का तरीका, यानी कि सरकार किस प्रकार से पैसा प्राप्त करती है और किस प्रकार से खर्च करती है, इसको लेकर के ये इंडेक्स जारी किया गया था। ठीक है, तो इसमें पहले स्थान पर ओडिशा रहा है और अंतिम स्थान पर पंजाब रहा है और कुल 18 राज्यों की इसमें रैंकिंग रही है। तो 18 राज्यों में ओडिशा पहले, छत्तीसगढ़ दूसरे, गोवा तीसरे और चौथे स्थान पर झारखंड और 5वें स्थान पर गुजरात रहा है। अंतिम स्थान पर पंजाब रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आईसीसी मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 किसे चुना गया है? अर्शदीप सिंह को। तो अर्शदीप सिंह को आईसीसी मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है। अगला क्वेश्चन है असम की दूसरी राजधानी किसे बनाया जाएगा? तो असम की दूसरी राजधानी बनाया जाएगा डिब्रूगढ़ को। तो अभी असम की राजधानी है दिसपुर। इसके अलावा डिब्रूगढ़ को भी असम की दूसरी राजधानी के रूप में अभी हाल ही में घोषित किया गया है। इसके अलावा दोस्तों, आप याद रखिएगा कि जो असम का तेजपुर है, इसे असम की सांस्कृतिक राजधानी बनाया जाएगा और असम के सिलचर में एक सचिवालय और मुख्य सचिव का कार्यालय स्थापित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है आजादी के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी लागू करने वाला पहला स्टेट कौन बना है? तो वो बना है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में 27 जनवरी 2025 को यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो गया है और इस प्रकार से स्वतंत्रता के बाद यूसीसी को लागू करने वाला भारत का पहला स्टेट कौन बना है? उत्तराखंड। दोस्तों, आपको याद रखना है कि स्वतंत्रता से पहले गोवा में भी यूसीसी लागू था, लेकिन वो पुर्तगालियों के समय का यूसीसी लागू था। यूसीसी के लागू हो जाने के बाद उत्तराखंड में जितने भी कानून है वो सभी के लिए बराबर हो जाएंगे, यानी कि चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, जैन, ईसाई कोई भी हो, सभी के लिए कानून एक जैसे हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है आईसीसी टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 किसे चुना गया है? तो जसप्रीत बुमराह को आईसीसी टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है। इसके अलावा दोस्तों, आपको याद रखना है कि ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर अजमतुल्लाह उमरजई को प्रदान किया गया है और ये अफगानिस्तान के हैं। इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर दिया गया है पुरुषों में कामेंदु मेंडिस को और वुमेन्स एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द ईयर बनी है ईसा ओझा, जो कि यूएई की हैं। अंपायर ऑफ द ईयर बने हैं इंग्लैंड के रिचर्ड इलिंगवर्थ। आईसीसी मेंस टेस्ट टीम ऑफ द ईयर के कैप्टन बने हैं पैट कमिंस और आईसीसी मेंस ओडीआई टीम के कैप्टन बने हैं चारेत असलंका और आईसीसी मेंस T20 टीम ऑफ द ईयर के कैप्टन बने हैं रोहित शर्मा। इसके अलावा दोस्तों, आपको याद रखना है कि आईसीसी वुमेन्स ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन बनी है? स्मृति मंधाना। अगला क्वेश्चन है बेलारूस में हुए राष्ट्रपति चुनाव में किसने जीत हासिल की है? आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने।
तो बेलारूस के राष्ट्रपति कौन बने हैं? अलेक्जेंडर लुकाशेंको। तो ये लगातार 7वीं बार बेलारूस के राष्ट्रपति बने हैं। तो अभी जो चुनाव हुए थे उसमें उन्होंने 86.82% वोट हासिल किए हैं। और दोस्तों वह 1994 में पहली बार राष्ट्रपति बने थे। बेलारूस की राजधानी है मिन्स्क और बेलारूसी रूबल यहाँ की करेंसी है। दोस्तों बेलारूस अभी हाल ही में एससीओ का 10वां सदस्य बना है। अगला क्वेश्चन है, महिला हॉकी इंडिया लीग 2024-25 को किसने जीता है? ओडिशा वॉरियर्स ने। तो ओडिशा वॉरियर्स की टीम ने जेएसडब्ल्यू सोरमा हॉकी क्लब को हरा करके यह खिताब जीता है। फाइनल मुकाबला रांची झारखंड में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी 2024 किससे प्रदान की गई है? तो यह जसप्रीत बुमराह को प्रदान की गई है। तो एक वर्ष में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले क्रिकेटर को आईसीसी के द्वारा सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी दी जाती है। तो 2024 के लिए ये किसे दी गई है? जसप्रीत बुमराह को। इसी प्रकार से महिलाओं में एक वर्ष में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को राचेल हेहोफ्लैंट ट्रॉफी दी जाती है। तो 2024 के लिए ये दी गई है न्यूजीलैंड की अमेलिया केर को। और दोस्तों सर्वश्रेष्ठ महिला वनडे क्रिकेटर कौन बनी है? भारत की स्मृति मंधाना। तो ये 2024 के आईसीसी अवार्ड है। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 के पहले भाग में किसने प्रथम स्थान हासिल किया है? आंसर हो जाएगा लद्दाख। तो दोस्तों अभी लद्दाख में खेलो इंडिया विंटर गेम्स का पहला भाग आयोजित किया गया था। यानी खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 दो भागों में आयोजित किए जाएंगे। तो इसका पहला भाग हो चुका है जिसमें लद्दाख ने पहला स्थान हासिल किया है। तो लद्दाख ने 4 गोल्ड सहित 7 मेडल जीते हैं। दूसरे स्थान पर तमिलनाडु रहा है जिसने 3 गोल्ड जीते हैं। तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र रहा है जिसने 2 गोल्ड मेडल जीते हैं। अगला क्वेश्चन है, कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण 2025 से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों 2025 में 7 व्यक्तियों को पद्म विभूषण दिया गया है। तो अभी केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा 2025 के पद्म पुरस्कार विजेताओं की घोषणा की गई है। तो 2025 में 139 पद्म पुरस्कार दिए गए हैं जिसमें 7 पद्म विभूषण, 19 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री हैं, जिसमें 23 महिलाएं, 10 विदेशी व्यक्ति हैं और 13 मरणोपरांत हैं। पद्म पुरस्कारों की स्थापना 1954 में की गई थी। दोस्तों पद्म पुरस्कार विजेता डिस्कस करते हैं 2025 के। तो पद्म विभूषण दिया गया है 7 लोगों को। तो ये पूरी लिस्ट है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इनके नाम आप नोट कर सकते हैं। कई बार हम बता चुके हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले लें और इनको नोट कर लें। इसी प्रकार से पद्म भूषण के जो विजेता हैं, जो कि 19 विजेता हैं, तो इनको भी आप नोट कर सकते हैं स्क्रीनशॉट ले करके। ठीक है, तो ये 19 विजेता आप नोट्स जरूर कर लें। पद्मश्री विजेताओं को भी आप नोट कर सकते हैं। तो ये कुछ प्रमुख नाम दिए गए हैं, तो पद्मश्री विजेता भी आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के किस रॉकेट से NVS-02 सैटेलाइट प्रक्षेपित किया गया है? आंसर हो जाएगा इसका GSLV F-15। तो दोस्तों अभी हाल ही में 29 जनवरी 2025 को सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से इसरो का 100वां मिशन लॉन्च किया गया है। और इस 100वें मिशन के तहत NVS-02 सैटेलाइट लॉन्च किया गया है और इसको GSLV F-15 रॉकेट से लॉन्च किया गया है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले इंडियन कौन बनेंगे? तो उनका नाम है शुभांशु शुक्ला। तो दोस्तों इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय बनने वाले हैं शुभांशु शुक्ला। तो उन्हें अभी हाल ही में नासा के एक्जियम मिशन 4 के लिए पायलट के रूप में चुना गया है। ठीक है, तो इस मिशन को स्पेस एक्स ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भेजा जाएगा। शुभांशु शुक्ला की बात करें तो वह यूपी से संबंधित हैं और वह भारतीय वायुसेना के एक पायलट हैं। और दोस्तों ये जो एक्जियम मिशन 4 है यह अप्रैल और जून 2025 के बीच आयोजित किया जाएगा। 14 दिन का यह मिशन होगा। शुभांशु शुक्ला के साथ 3 और अंतरिक्ष यात्री इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान हुई भगदड़ की जांच करने के लिए गठित न्यायिक आयोग के प्रमुख कौन बने हैं? वो बने हैं हर्ष कुमार। आपको पता होगा कि 29 जनवरी 2025 को प्रयागराज में भगदड़ हुई थी। तो इसी भगदड़ की जांच करने के लिए एक समिति गठित की गई है जिसमें
न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त हर्ष कुमार को अध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा हर्ष कुमार के अलावा पूर्व पुलिस महानिदेशक वी.के. गुप्ता शामिल हैं। इसके अलावा रिटायर्ड आईएएस अधिकारी डी.के. सिंह शामिल हैं। तो ये भगदड़ की जांच करेंगे। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा समय तक स्पेस वॉक करने वाली महिला कौन बनी है? तो उनका नाम है सुनीता विलियम्स। तो दोस्तों, सुनीता विलियम्स अब तक कुल मिलाकर के 62 घंटे और 6 मिनट तक स्पेस वॉक कर चुकी हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों वह सबसे ज्यादा स्पेस वॉक करने वाली महिला बन गई हैं। ठीक है, तो अभी उन्होंने 30 जनवरी 2025 को 5.5 घंटे स्पेस वॉक किया है। क्वेश्चन है, फिक्की फ्रेम्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में आयुष्मान खुराना को फिक्की फ्रेम्स का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है, फिक्की फ्रेम्स क्या है? तो भारतीय फिल्म इंडस्ट्री का एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है और यह 1999 से आयोजित किया जा रहा है। तो इसी के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं एक्टर आयुष्मान खुराना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंदिर को विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम के तहत लाइसेंस दिया गया है? आंसर हो जाएगा बांके बिहारी मंदिर वृंदावन को। तो दोस्तों, बांके बिहारी मंदिर वृंदावन को अभी हाल ही में विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम के तहत लाइसेंस दिया गया है, यानी अब इस मंदिर को विदेशों से भी फंड प्राप्त हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, इजराइल में भारत के नए राजदूत कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में जितेंद्र पाल सिंह को इजराइल में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। इजराइल की अगर हम बात करें तो जेरूसलम इसकी राजधानी है। इसहाक हर्जोग राष्ट्रपति हैं। प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू। क्वेश्चन है, कैलाश मानसरोवर यात्रा को फिर से शुरू करने पर भारत और किस देश के बीच सहमति बनी है? आंसर हो जाएगा चाइना। तो दोस्तों, भारत और चाइना के बीच में अभी हाल ही में कैलाश मानसरोवर यात्रा को फिर से शुरू करने के लिए सहमति बनी है, यानी कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा फिर से शुरू की जाएगी। इसके अलावा भारत और चाइना के बीच जो फ्लाइट बंद हो गई थी उनको भी फिर से शुरू किया जाएगा। तो अभी हाल ही में भारत के जो विदेश सचिव हैं विक्रम मिश्री जी, उन्होंने चाइना की यात्रा की थी। तो इसी यात्रा के दौरान ये समझौता हुआ है दोनों देशों के बीच में। अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस परेड 2025 में राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की झांकियों में पहला स्थान किसको प्राप्त हुआ है? तो पहला स्थान उत्तर प्रदेश की झांकी को प्राप्त हुआ है। तो राज्यों में पहला स्थान उत्तर प्रदेश को, दूसरा स्थान त्रिपुरा को, तीसरा स्थान आंध्र प्रदेश की झांकी को प्राप्त हुआ है। उत्तर प्रदेश की झांकी की थीम क्या थी? महाकुंभ 2025, स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे मेरिलबॉर्न क्रिकेट क्लब यानी एमसीसी के सलाहकार बोर्ड का सदस्य चुना गया है? आंसर हो जाएगा इसका जय शाह को। तो आईसीसी के अध्यक्ष जय शाह है, तो उन्हें मेरिलबॉर्न क्रिकेट क्लब यानी एमसीसी के सलाहकार बोर्ड का सदस्य चुना गया है। मेरिलबॉर्न क्रिकेट क्लब की बात करें तो दोस्तों, यह क्रिकेट की दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित क्लब माना जाता है। इसकी स्थापना 1787 में लंदन में की गई थी और क्रिकेट से संबंधित जो नियम बनते हैं वो इसी की सलाह पर बनते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? तो अभी हाल ही में जॉर्जिया देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। ठीक है, तो इस बात को आप जरूर नोट करें कि यूरोप महाद्वीप का जो जॉर्जिया देश है वो अभी हाल ही में मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। दोस्तों, आप हमारे व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो टेलीग्राम पर जाइए, स्टडी कर ऑफिशियल सर्च करिए तो आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। चैनल से ज्वाइन होंगे तो आपको डेली करंट अफेयर्स का पीडीएफ और इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अभ्यास ला पेरोस में भारत का कौन सा जहाज शामिल हुआ है? आंसर हो जाएगा आईएनएस मुंबई। तो 2025 में बहुराष्ट्रीय अभ्यास ला पेरोस का आयोजन किया गया है। इसका आयोजन किया गया है हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच मलक्का, सुंडा और लैम्बोक जल डमरू मध्य के बीच में। इस अभ्यास में भारत के अलावा फ्रांस, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूके, मलेशिया, सिंगापुर और कनाडा की नौसेनाएं शामिल हुई थी। इसमें भारत की ओर से जो जहाज शामिल हुआ था उसका नाम था आईएनएस मुंबई। यह अभ्यास 16 से 24 जनवरी तक किया गया है। इसका उद्देश्य था समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना। इस अभ्यास की शुरुआत 2019 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी एनडीआरएफ का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 19 जनवरी को
एनडीआरएफ का स्थापना दिवस मनाया जाता है। एनडीआरएफ की स्थापना 2006 में की गई थी। तो जब भारत में कोई भी आपदा आती है तो ऐसी स्थिति में सहायता कौन करता है? एनडीआरएफ करता है। पीयूष आनंद वर्तमान में एनडीआरएफ के महानिदेशक हैं। अगला क्वेश्चन है, खो खो विश्व कप 2025 में पुरुष वर्ग में विजेता कौन रहा है? आंसर हो जाएगा भारत। तो दोस्तों 2025 में भारत में पहली बार खो खो विश्व कप आयोजित किया गया है, यानी कि पहला संस्करण 2025 में ही हुआ है। इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ था। और दोस्तों इस टूर्नामेंट का आयोजन भारतीय खो खो महासंघ और अंतर्राष्ट्रीय खो खो महासंघ के द्वारा किया गया था। इस आयोजन में 6 महाद्वीपों के 23 देशों ने हिस्सा लिया था, जिसमें 20 पुरुष और 19 महिला टीमें शामिल थीं। आपको याद रखना है कि पुरुष वर्ग का विजेता भारत और उप विजेता नेपाल रहा है। इसी प्रकार से महिला वर्ग का विजेता भारत और उप विजेता नेपाल रहा है। दोस्तों खो खो वर्ल्ड कप 2025 के ब्रांड एम्बेसडर कौन थे? सलमान खान। और भारतीय टीम में पुरुष टीम के कप्तान कौन थे? प्रतीक वाइकर। महिला टीम की कप्तान थी प्रियंका इंगले। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह सीआरपीएफ के महानिदेशक बने हैं। दोस्तों ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह 1991 बैच के असम मेघालय कैडर के आईपीएस ऑफिसर हैं। दोस्तों सीआरपीएफ की स्थापना 27 जुलाई 1939 को की गई थी और 1949 में इसका नाम केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ किया गया था। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो आंसर हो जाएगा डोनाल्ड ट्रंप। तो डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं। इससे पहले वह 2017 में अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे। तो जो 2024 में अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव हुआ था उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने जीत हासिल की थी और अब दोस्तों उन्होंने 20 जनवरी 2025 को 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। उन्हें शपथ किसने दिलाई है? अमेरिका के जो मुख्य न्यायाधीश थे जॉन रॉबर्ट्स, उन्होंने शपथ दिलाई है। इसके अलावा अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? जेडी वेंस बने हैं। और अमेरिका के राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में भारत के प्रतिनिधि के रूप में भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जी शामिल हुए थे। अगला क्वेश्चन है, वर्जिन नारियल तेल का संबंध कहां से है जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है? आंसर हो जाएगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के वर्जिन नारियल तेल को जीआई टैग दिया गया है। दोस्तों जो वर्जिन नारियल तेल है यह प्रकृति के तनाव से लड़ने में मदद करता है और जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं उनसे हमारी स्किन को बचाता है। अगला क्वेश्चन है, लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा इसका ऋषभ पंत। तो दोस्तों आईपीएल 2025 के लिए लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान कौन बने हैं? ऋषभ पंत बने हैं। और ऋषभ पंत के बारे में आपको याद रखना है कि 2025 के लिए जो ऑक्शन हुआ था खिलाड़ियों का, जिसमें खिलाड़ियों को खरीदा गया था, तो ऋषभ पंत को 27 करोड़ रुपए में खरीदा गया था। इस प्रकार से ऋषभ पंत आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी भी हैं। अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट की विजय हजारे ट्रॉफी को 5वीं बार किसने जीता है? आंसर हो जाएगा कर्नाटक। तो कर्नाटक ने विदर्भ को 36 रन से हराकर विजय हजारे ट्रॉफी को अपने नाम कर लिया है। और दोस्तों इस प्रकार से कर्नाटक और तमिलनाडु 2 ऐसी टीमें बन गई हैं जिन्होंने 5-5 बार विजय हजारे ट्रॉफी को जीता है। मुंबई ने 2 बार और सौराष्ट्र ने भी 2 बार इस ट्रॉफी को जीता है। विजय हजारे ट्रॉफी क्रिकेट से रिलेटेड है, इस बात को आप जरूर नोट कर लें। और इसे रणजी वनडे ट्रॉफी के नाम से जाना जाता है। बीसीसीआई के द्वारा इसका आयोजन होता है। 2002-03 में इसका पहला संस्करण हुआ था। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, दुनिया का 7वां सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश कौन बना है? आंसर हो जाएगा इंडिया। तो दोस्तों दुनिया का 7वां सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश अभी हाल ही में इंडिया बन गया है। और पिछले वर्ष के दौरान भारत का जो कॉफी का एक्सपोर्ट रहा है वो रहा है $1.29 बिलियन का। दुनिया के टॉप 5 कॉफी उत्पादक देशों में पहले स्थान पर ब्राजील है, दूसरे पर वियतनाम है, तीसरे स्थान पर कोलंबिया, चौथे पर इंडोनेशिया और 5वें स्थान पर इथियोपिया है। और 7वें स्थान पर कौन है दोस्तों? इंडिया। इस बात को जरूर नोट करें। भारत में सबसे ज्यादा कॉफी उत्पादक राज्य कौन है? कर्नाटक, फिर उसके बाद केरल, फिर कौन है? तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है, मार्को रूबियो किस देश के विदेश मंत्री बने हैं?
आंसर हो जाएगा अमेरिका। तो अमेरिका के विदेश मंत्री बने हैं मार्को रूबियो। इसके अलावा दोस्तों अमेरिका के पीट हेगसेथ रक्षा मंत्री बने हैं, और इसके अलावा एलन मस्क जो हैं वो डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी के प्रमुख बने हैं, और वित्त मंत्री के रूप में स्कॉट वेसेंट को नियुक्त किया गया है, और सूजी बाइल्स व्हाइट हाउस चीफ ऑफ स्टाफ बनाई गई हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने जन्मजात नागरिकता को खत्म करने का ऐलान किया है? आंसर हो जाएगा अमेरिका। तो अमेरिका ने जन्मजात नागरिकता को खत्म करने का ऐलान किया है। तो इससे पहले यह नियम था कि अगर कोई बच्चा अमेरिका में जन्म लेता है तो उसे अमेरिका की नागरिकता दे दी जाएगी। तो इसका काफ़ी मिसयूज हो रहा था अमेरिका में, तो इसी को देखते हुए अमेरिका ने ये फैसला लिया है। अगला क्वेश्चन है, 2025 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कितने वर्ष पूरे हो गए हैं? तो इस योजना के 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। यह योजना 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य था समाज में लड़कियों के प्रति भेदभाव को मिटाना। तो अब इसके 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो लिंगानुपात था वो कितना था? 943। अगला क्वेश्चन है, दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो यह योजना छत्तीसगढ़ में शुरू की गई है। तो दोस्तों इस योजना के तहत जो भूमिहीन कृषि मजदूर हैं, बैगा और गुनिया आदिवासी हैं, इनको सालाना 10,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। और दोस्तों छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो 1 नवंबर सन 2000 को इसकी स्थापना हुई थी। रायपुर कैपिटल है। रामेन ढेका यहाँ के राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साय जो कि बीजेपी के हैं। 90 विधानसभा की सीटें, 5 राज्यसभा और 11 लोकसभा की सीटें हैं। जिलों की संख्या 33। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी एक्सप्रेस वे सुरंग का निर्माण किस देश में किया गया है? तो यह सुरंग बनाई गई है दोस्तों चाइना में। तो चाइना के झिझियांग प्रांत में 22.13 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाई गई है, जो कि विश्व की सबसे लंबी एक्सप्रेस वे सुरंग बन गई है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस कब मनाया जाता है या कब मनाया गया है? आंसर हो जाएगा 24 फरवरी को। तो दोस्तों 24 फरवरी 2025 को उत्तर प्रदेश ने अपना 76वां स्थापना दिवस मनाया है। और आपको याद रखना है कि 2024 के इस दिवस की थीम क्या थी? विकास व विरासत प्रकृति के पथ पर उत्तर प्रदेश। 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था। इस बात को आप जरूर याद रखिएगा। यह दिवस 2017 से मनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, फिडे शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? आंसर हो जाएगा इंडिया। तो दोस्तों इंडिया में फिडे शतरंज विश्व कप 2025 आयोजित किया जाएगा 31 अक्टूबर से 27 नवंबर तक। और इसका जो पिछला संस्करण था जो कि 2023 में हुआ था, तो ये अजरबैजान के बाकू शहर में किया गया था। 2023 के विजेता थे नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन, और उप विजेता रहे हैं आर प्रज्ञानंद जो कि इंडिया के हैं। अगला क्वेश्चन है, आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो माइकल मार्टिन अभी हाल ही में आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं। आयरलैंड यूरोप महाद्वीप में स्थित है। डबलिन इसकी कैपिटल है और यूरो इसकी करेंसी है। अगला क्वेश्चन है, किस देश में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता मिली है? आंसर हो जाएगा थाईलैंड। तो दोस्तों थाईलैंड में अभी हाल ही में 23 जनवरी 2025 को समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता मिल गई है। इस प्रकार से थाईलैंड ऐसा करने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला और एशिया का तीसरा देश बना है। आपको याद रखना है कि भारत में समलैंगिक विवाह को मान्यता नहीं दी गई है। इस बात को आप जरूर नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? आंसर हो जाएगा ऑपरेशन सर्द हवा। तो दोस्तों जो ऑपरेशन सर्द हवा है यह बीएसएफ के द्वारा शुरू किया गया है। तो जो भारत और पाकिस्तान की सीमा है उस पर 24 घंटे निगरानी करने के लिए, यानी सर्दियों के मौसम में 24 घंटे निगरानी करने के लिए ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया गया है। ठीक है, तो इस बात को आप जरूर नोट करें कि इसको बीएसएफ ने शुरू किया है और भारत और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है उस पर इसको शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा किस वर्ष तक 10,000 जीआई टैग प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है? आंसर हो जाएगा 2030 तक, यानी भारत सरकार 2030 तक 10,000 जीआई टैग प्रदान करेगा। दोस्तों जीआई टैग के बारे में अगर हम बात करें
तो यह किसी ऐसे प्रोडक्ट को दिया जाता है जिसकी कोई खास पहचान होती है। जीआई टैग 10 वर्षों के लिए दिया जाता है और वर्तमान में उत्तर प्रदेश सबसे अधिक जीआई टैग वाला राज्य है और सबसे अधिक जीआई टैग वाला शहर कौन है? वाराणसी। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन का 85वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह आयोजन हुआ है पटना, बिहार में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसे आप नोट जरूर करें। तो दोस्तों 20 जनवरी 2025 को यह शुरू हुआ था अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन। तो यह इसका 85वां सत्र था और इसका जो आयोजन है यह कहाँ हुआ है? बिहार विधानसभा में। तो इसमें जो भारत के राज्यों के विधानसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष वो इसमें शामिल हुए थे और इस सम्मेलन की अध्यक्षता की है हमारे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने। तो बिहार में 43 वर्षों के बाद ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, इंडिया ओपन बैडमिंटन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो विक्टर एक्सेल्सन ने जीता है। तो दोस्तों इंडिया ओपन बैडमिंटन में डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन ने पुरुष एकल का खिताब जीता है। वहीं अगर हम बात करें महिला एकल की तो साउथ कोरिया की एन से यंग ने यह खिताब जीता है। ठीक है, तो पुरुष एकल में विक्टर एक्सेल्सन ने और महिला एकल में साउथ कोरिया की एन से यंग ने। इंडिया ओपन 2025 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था और इंडिया ओपन बैडमिंटन की जो शुरुआत है वो 1973 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक मंच की 55वीं वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो यह दावोस, स्विट्जरलैंड में आयोजित की गई है। तो दोस्तों 55वीं विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित की गई है और यह बैठक 5 दिन तक आयोजित की गई है। और दोस्तों इस बैठक के दौरान भारत के समावेशी विकास और डिजिटल क्रांति के मॉडल पर प्रकाश डाला गया है। इसमें भारत की तरफ से अश्विनी वैष्णव जी शामिल हुए थे। इसके अलावा जल शक्ति मंत्री CR पाटिल, नागरिक उड्डयन मंत्री के राम मोहन नायडू, चिराग पासवान, इसके अलावा जयंत चौधरी, ये सभी इसमें शामिल हुए थे। अगला क्वेश्चन है, 21 जनवरी को किस राज्य या राज्यों का स्थापना दिवस मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय, यानी उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों 21 जनवरी को त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है क्योंकि 21 जनवरी 1972 को ये तीनों राज्य पूर्ण राज्य बने थे भारत के। अगला क्वेश्चन है, हाउ इंडिया स्केल्ड माउंट G20 पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह पुस्तक अमिताभ कांत जी के द्वारा लिखी गई है। तो G20 शेरपा अमिताभ कांत ने हाउ इंडिया स्केल्ड माउंट G20 पुस्तक को अभी हाल ही में लिखा है। तो इस पुस्तक में G20 शिखर सम्मेलन के लिए नई दिल्ली के नेताओं की घोषणा के पीछे की कठोर प्रक्रिया का विस्तार से वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स का भागीदार देश बना है? तो दोस्तों अभी हाल ही में जो नाइजीरिया है वो ब्रिक्स का भागीदार देश बना है। तो 2025 में ब्रिक्स देशों की अध्यक्षता कर रहा है ब्राजील। तो उसने नाइजीरिया को अभी हाल ही में साझेदार देश के रूप में शामिल किया है। इससे पहले बेलारूस, बोलीविया, क्यूबा, कजाकिस्तान, मलेशिया, थाईलैंड, युगांडा और उज्बेकिस्तान को भी साझेदार देश के रूप में शामिल किया गया था। तो अब ये देश ब्रिक्स में शामिल नहीं हुआ है, लेकिन ब्रिक्स की जो 2025 में बैठकें होंगी उनमें ये शामिल होगा। अगला क्वेश्चन है, याला ग्लेशियर किस देश में स्थित है जो जलवायु परिवर्तन के कारण 2040 तक विलुप्त हो सकता है? आंसर हो जाएगा नेपाल। तो जो नेपाल का याला ग्लेशियर है वो जलवायु परिवर्तन के कारण 2040 तक समाप्त हो सकता है। तो ये रिपोर्ट अभी हाल ही में जारी की गई थी। अगला क्वेश्चन है, पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों हर साल 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है और यह दिवस नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर मनाया जाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक शहर में हुआ था। ये जो कटक शहर है ये वर्तमान में ओडिशा राज्य में है। दोस्तों नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की माता का नाम था प्रभावती बोस और पिता का नाम था जानकी नाथ बोस। इन्हें नेताजी कहा जाता था और इन्होंने 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला एयर टैक्सी प्रोटोटाइप किस कंपनी ने लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में सरला एविएशन के द्वारा भारत का पहला एयर टैक्सी प्रोटोटाइप लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों आने वाले समय में इंडिया में एयर टैक्सी लॉन्च की जाएगी, तो उसका भी
प्रोटोटाइप बनाया गया है, यानी उसका एक मॉडल बनाया गया है। इसका नाम रखा गया है शून्य। ठीक है, तो इसको बेंगलुरु में स्थित सरला एविएशन के द्वारा लॉन्च किया गया है। और आने वाले समय में दोस्तों ये जो एयर टैक्सी है ये भारत के बेंगलुरु शहर में लॉन्च की जा सकती है। तो 2028 तक सरला एविएशन का लक्ष्य है कि इसको लॉन्च किया जाए। अगला क्वेश्चन है, कितने व्यक्तियों को उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2025 प्रदान किया गया है? तो 2025 में 6 व्यक्तियों को उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान दिया गया है। तो वो 6 व्यक्ति कौन कौन है? कृष्णकांत शुक्ल और हिमांशु गुप्ता, मनीष वर्मा, कृष्णा यादव, सुभाष देसवाल और डॉक्टर जय सिंह। तो इन 6 लोगों को उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2025 प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार 26 जनवरी 2025 को प्रदान किया गया था। और दोस्तों विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को यह पुरस्कार दिया जाता है। दोस्तों जो फिल्म अनुजा है यह हिंदी भाषा की फिल्म है, लेकिन यह एक अमेरिकन फिल्म है। इसकी लैंग्वेज हिंदी है लेकिन यह एक अमेरिकन फिल्म है, इस बात को आप याद रखिएगा। इसके डायरेक्टर कौन है? एडम जे ग्रैप्स। अगला क्वेश्चन है, 45 वर्ष की उम्र में 2 दिन के अंदर माउंट एवरेस्ट और माउंट लेहोत्से पर चढ़ाई पूरी करके लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में किसका नाम दर्ज हुआ है? तो हरियाणा के राकेश कादियान का नाम दर्ज हुआ है। तो उन्होंने 45 वर्ष की उम्र में 2 दिन के अंदर माउंट एवरेस्ट और माउंट लेहोत्से पर चढ़ाई पूरी की। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 25 जनवरी 1950 को भारत के निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी। यह दिवस पहली बार 2011 में मनाया गया था। 2025 की थीम है वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम। दोस्तों भारत के निर्वाचन आयोग का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 से 329 तक किया गया है। निर्वाचन आयोग के द्वारा लोकसभा, राज्यसभा, राज्य की विधानसभा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव का संचालन किया जाता है। वर्तमान में जो राजीव कुमार हैं वो मुख्य चुनाव आयुक्त। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। बीसीसीआई के नए सचिव कौन बने हैं? तो देवजीत सैकिया अभी हाल ही में बीसीसीआई के नए सचिव बनाए गए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बीसीसीआई के नए सचिव हैं देवजीत सैकिया। इसके अलावा बीसीसीआई में एक और महत्वपूर्ण नियुक्ति हुई है कि जो प्रभतेज सिंह भाटिया हैं वो बीसीसीआई के कोषाध्यक्ष बने हैं। बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? रोजर बिन्नी। और इसके अलावा उपाध्यक्ष कौन है? राजीव शुक्ला। बीसीसीआई की स्थापना दिसंबर 1928 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन कहाँ किया है? आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर में एक नई सुरंग बनाई गई है जिसका नाम है सोनमर्ग सुरंग। इसे दोस्तों जेड मोड सुरंग भी कहा जाता है। इसकी लंबाई है 6.5 किलोमीटर की। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अमेरिकी पत्रिका ट्रैक एंड फील्ड न्यूज के द्वारा किस भाला फेंक खिलाड़ी को 2024 का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक एथलीट नॉमिनेट किया गया है? आंसर हो जाएगा इसका नीरज चोपड़ा। तो दोस्तों अमेरिकी पत्रिका है ट्रैक एंड फील्ड, तो उसने सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी किसे माना है? नीरज चोपड़ा को। इसके अलावा दूसरे स्थान पर है ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर्स। ठीक है, इस बात को आप नोट जरूर कर लें। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने हिंदी में पहला सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया है? तो अभी हाल ही में श्रीलंका ने अपने देश में हिंदी में पहला सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया है और ये कोर्स शुरू किया गया है 10 जनवरी 2025 को। तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। इसी अवसर पर श्रीलंका के द्वारा ये पहल शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो हर साल 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। इस बात को आप जरूर नोट करें कि भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किस भारतीय को चुना गया है? तो ये चुना गया है दोस्तों जसप्रीत बुमराह को। तो 2024 के लिए जसप्रीत बुमराह पुरुष वर्ग में चुने गए थे और महिला वर्ग में एनाबेल सदरलैंड चुनी गई थी जो कि ऑस्ट्रेलिया की। अगला क्वेश्चन है, नवाब सलाम किस देश के पीएम नियुक्त हुए हैं? तो अभी हाल ही में लेबनान देश के पीएम बने हैं कौन? नवाब सलाम। इसके अलावा दोस्तों आप याद रखिएगा कि जो लेबनान देश है वो है पश्चिम एशिया में भूमध्य सागर के पास स्थित एक छोटा सा देश है। कैपिटल इसकी बेरूत है। लेबनानी पाउंड यहाँ की करेंसी है और जोसेफ ऑन यहाँ के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं।
अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च किए गए नेशनल हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह निजामाबाद तेलंगाना में स्थापित किया गया है। तो दोस्तों, हल्दी के प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए और इसकी रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए नेशनल हल्दी बोर्ड बनाया गया है। तो उसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर बनाया गया है? तेलंगाना के निजामाबाद में। और इसके अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है पल्ले गंगा रेड्डी को। ठीक है, तो ये पॉइंट आप जरूर नोट करें। अगला क्वेश्चन है, जोरान मिलनोविच किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो क्रोएशिया देश के नए राष्ट्रपति बने हैं। कौन? जेरोन मिलनोविच। ठीक है, तो इनको अभी हाल ही में राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। तो 5 साल के लिए इन्हें नियुक्त किया गया है। क्रोएशिया की बात करें तो यह यूरोप महाद्वीप में स्थित है। जाग्रेब इसकी कैपिटल है। यूरो करेंसी है। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला किस राज्य में स्थापित की गई है? तो यह पश्चिम बंगाल राज्य में स्थापित की गई है। तो दोस्तों, पूर्वी भारत की पहली और देश की 6वीं खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में किया गया है और इस वेधशाला का नाम सत्येंद्र नाथ बोस के नाम पर रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस बागसीर का लोकार्पण कहाँ किया गया है? तो आंसर हो जाएगा इसका मुंबई में। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा 15 जनवरी 2025 को मुंबई में आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस बागसीर का लोकार्पण किया गया है। तो जो आईएनएस सूरत और आईएनएस नीलगिरी है ये दोनों जहाज हैं और जो आईएनएस बागसीर है यह एक पनडुब्बी है। अगला क्वेश्चन है, स्पेन के द्वारा भारत के किस शहर में वाणिज्य दूतावास स्थापित किया जाएगा? तो बेंगलुरु शहर में स्पेन के द्वारा वाणिज्य दूतावास खोला जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सीआईएसएफ की कितनी नई बटालियनों का गठन किया है? तो 2 नई बटालियन बनाई गई हैं सीआईएसएफ में। तो दोस्तों, ये जो 2 नई बटालियन बनाई गई हैं इसमें से एक महिला बटालियन है। इस प्रकार से सीआईएसएफ में बटालियन की संख्या 13 से बढ़कर 15 हो गई है। और ये जो नई बटालियन बनाई गई हैं इनमें से प्रत्येक में 1025 कर्मी शामिल किए गए हैं। सीआईएसएफ की स्थापना 1969 में की गई थी और इसका काम होता है जो हमारे देश के प्रमुख स्थान है उनकी रक्षा करना, जैसे एयरपोर्ट, बंदरगाह, बिजली संयंत्र, इन सभी की सुरक्षा करना इसका दायित्व होता है। राजविंदर सिंह भट्टी वर्तमान में इसके डीजी है। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में 2 स्पेसक्राफ्ट को सफलतापूर्वक डॉक करने वाला चौथा देश कौन बना है? आंसर हो जाएगा भारत। तो दोस्तों, अभी हाल ही में भारत ने, यानी कि भारत की जो स्पेस एजेंसी है इसरो ने, उसने 2 स्पेसक्राफ्ट को डॉक किया है, यानी कि इन दोनों स्पेसक्राफ्ट को आपस में जोड़ा है। ठीक है, तो इस प्रकार की सफलता हासिल करने वाला दुनिया का चौथा देश बना है भारत। इससे पहले दोस्तों यह सफलता हासिल की है रसिया, अमेरिका और चाइना ने। अगला क्वेश्चन है, प्यूमा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो अभी हाल ही में पीवी सिंधु को प्यूमा इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है, पीवी सिंधु के बारे में आप सभी को पता है कि यह बैडमिंटन खिलाड़ी है और उन्होंने 2016 और 2020 के ओलंपिक में मेडल जीता हुआ है। अगला क्वेश्चन है, सिंगापुर के मानद नागरिक पुरस्कार से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा तरुण दास को। तो सिंगापुर ने अभी हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ के पूर्व प्रमुख तरुण दास को मानद नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया है। इससे पहले यह सम्मान रतन टाटा जी को भी प्राप्त हो चुका है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने किसे लोकपाल नियुक्त किया है? तो बीसीसीआई के लोकपाल बने हैं अरुण मिश्रा। कौन बने हैं दोस्तों? अरुण मिश्रा। तो जो अरुण मिश्रा है वो है सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस हैं, तो उन्हें अभी हाल ही में बीसीसीआई का लोकपाल बनाया गया है। यानी बीसीसीआई में जो भ्रष्टाचार से संबंधित मामले होंगे उनकी जांच कौन करेंगे? अरुण मिश्रा जी। अगला क्वेश्चन है, युद्ध क्षेत्र पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो भारत रणभूमि दर्शन ऐप भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, 2026 में संसदों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन यानी CSPOC की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये भारत करेगा। अगला क्वेश्चन है, टॉम के ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार भारत का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर कौन बना है? तो वो बना है कोलकाता। ठीक है, तो ये इंडेक्स आप जरूर नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है, रूस ने भारत के किस परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए 6वां परमाणु रिएक्टर भेजा है?
आंसर हो जाएगा कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु के लिए। तो दोस्तों तमिलनाडु का जो कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र है ये रूस की मदद से बनाया जा रहा है। तो रूस ने अभी हाल ही में 6वें परमाणु ऊर्जा संयंत्र को, अगला क्वेश्चन है रूस ने भारत के किस परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए 6वां परमाणु ऊर्जा रिएक्टर भेजा है? आंसर हो जाएगा कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु के लिए। तो जो तमिलनाडु का कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र है ये रूस की मदद से बनाया जा रहा है। तो अभी हाल ही में रूस ने इसके लिए 6वीं और अंतिम इकाई को भेजा है। दोस्तों इस परमाणु ऊर्जा संयंत्र की क्षमता कितनी है? 6000 मेगावाट। अगला क्वेश्चन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनी भारत की पहली हिंदी सिंगर और मॉडल कौन बनी है? तो उसका नाम है माया। ठीक है, तो एआई से बनी भारत की पहली हिंदी सिंगर और मॉडल कौन बनी है? माया। अगला क्वेश्चन है 15वां स्पेनिश सुपर कप किसने जीता है? तो एफसी बार्सिलोना ने जीता है। तो दोस्तों ये फुटबॉल से संबंधित सुपर कप था, तो इसको बार्सिलोना की टीम ने जीता है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में भारत ने किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो नाग MK2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। अगला क्वेश्चन है भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने किस टीम के खिलाफ अपना सर्वोच्च वनडे स्कोर बनाया है? तो आयरलैंड के खिलाफ बनाया है। तो आयरलैंड के खिलाफ भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 435 रन बनाए थे, जो कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम का सर्वोच्च स्कोर है। अगला क्वेश्चन है केंद्र सरकार ने अभी हाल ही में किस वेतन आयोग को मंजूरी दी है? तो दोस्तों केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग को अभी हाल ही में मंजूरी दी है। ठीक है, तो आने वाले समय में यानी 2026 से ये वेतन आयोग लागू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जस्टिन ट्रूडो किस देश के पीएम थे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है? आंसर हो जाएगा कनाडा। तो कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। कनाडा की राजधानी ओटावा है। कैनेडियन डॉलर यहाँ की करेंसी है। और आपको याद रखना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश कौन है? कनाडा। और कनाडा विश्व स्तर पर सबसे लंबी तट रेखा वाला देश है। अगला क्वेश्चन है ब्रिक्स में कौन सा देश शामिल हुआ है? तो अभी हाल ही में इंडोनेशिया ब्रिक्स में शामिल हुआ है। तो इस प्रकार से ब्रिक्स में देशों की संख्या 10 हो गई है। तो ब्रिक्स के सदस्य देश कितने हैं? 10। उनमें ब्राजील, रूस, भारत, चाइना, साउथ अफ्रीका और मिस्र, इथियोपिया, ईरान, इंडोनेशिया और यूएई हैं। ब्रिक्स की स्थापना 2006 में की गई थी। 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका शामिल हुआ था। हेडक्वार्टर कहाँ है? संघाई, चाइना में। अगला क्वेश्चन है 18वें सूर्य किरण सैन्य अभ्यास की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई है? आंसर हो जाएगा नेपाल। तो दोस्तों जो सूर्य किरण अभ्यास है इसका 18वां संस्करण अभी 31 दिसंबर 2024 से 13 जनवरी 2025 तक किया गया है और इसका आयोजन भारत और नेपाल के बीच होता है। और 2024-25 में इसका आयोजन नेपाल के सलझंडी में किया गया है। अगला क्वेश्चन है जिमी कार्टर का निधन हो गया है, वह किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? तो वह अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे। तो उनका भी हाल ही में निधन हो गया है। उन्हें 2002 में नोबेल शांति पुरस्कार भी मिला था। अगला क्वेश्चन है सातों महाद्वीप की ऊंची चोटियां फतह करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला माउंटेनियर कौन बनी है? तो उनका नाम है काम्या कार्तिकेयन। ठीक है, तो काम्या कार्तिकेयन ने 17 वर्ष की उम्र में सातों महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों को फतह किया है। और उनका संबंध कहां से है? मुंबई से। अगला क्वेश्चन है स्टम्प्ड नामक पुस्तक किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर की आत्मकथा है? तो ये है सैयद किरमानी की। तो दोस्तों सैयद किरमानी की आत्मकथा का क्या नाम है? स्टम्प्ड। ठीक है, इसको आप जरूर नोट करें। अगला क्वेश्चन है एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन है? तो वो है चंद्रबाबू नायडू, जिनके पास 931 करोड़ रुपए की संपत्ति है। और सबसे कम संपत्ति वाली मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, जो कि 15 लाख की संपत्ति के साथ सबसे कम संपत्ति वाली मुख्यमंत्री हैं। जो चंद्रबाबू नायडू हैं ये आंध्र प्रदेश की चीफ मिनिस्टर हैं, इस बात को आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है प्रो कबड्डी लीग के 11वें सीजन को किसने जीता है? तो हरियाणा स्टीलर्स ने प्रो कबड्डी लीग के 11वें सीजन को जीता है पटना पायरेट्स को हरा करके। ठीक है, तो इस बात को आप याद रखिएगा। और जो प्रो कबड्डी लीग है इसका पहला संस्करण 2014 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है देश का पहला समुद्री ग्लास ब्रिज कहां बनकर तैयार हुआ है? तो यह कन्याकुमारी में बनकर तैयार हुआ है, जो कि तमिलनाडु में है। दोस्तों यह जो ग्लास ब्रिज बनाया गया है यह 77 मीटर लंबा और 10 मीटर चौड़ा है। और यह विवेकानंद रॉक से तिरुवल्लुवर की प्रतिमा के बीच में बनाया गया है। तो यहाँ पर बना है दोस्तों फर्स्ट
मरीन ग्लास ब्रिज। अगला क्वेश्चन है संतोष ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है पश्चिम बंगाल ने। तो सबसे पहले आप याद रखिएगा कि संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। विजेता पश्चिम बंगाल रहा है, उप विजेता केरल रहा है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस यानी HMPV किस देश में फैला है? तो ये चाइना में फैला था। HMPV वायरस किस देश में फैला था? चाइना में फैला था। इसके लक्षण कोरोना की तरह थे, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जो प्रभावित हो रहे थे वो बच्चे प्रभावित हो रहे थे। अगला क्वेश्चन है पैगोंग झील में किसकी प्रतिमा स्थापित की गई है? तो दोस्तों छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा स्थापित की गई है पैगोंग झील में, जो कि लद्दाख में है। ठीक है, यानी कि जो पैगोंग झील है ये लद्दाख में है, तो वहां पर छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा स्थापित की गई है। अगला क्वेश्चन है भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो बहादुर सागू अभी हाल ही में AFI के अध्यक्छ बने हैं। अगला क्वेश्चन है हैनेले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? तो अगला क्वेश्चन है हैनेले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत 85वें नंबर पर है। और आपको याद रखना है कि भारत के साथ इक्वेडोरियल गिनी, नाइजर देश शामिल हैं। ठीक है, तो ये 85वें स्थान पर है भारत। और सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किसका है इस इंडेक्स के अनुसार? यानी 2025 के इंडेक्स के अनुसार सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है सिंगापुर का। अगला क्वेश्चन है 82वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2025 में बेस्ट फिल्म ड्रामा का अवार्ड किसे मिला है? द ब्रूद लिस्ट को। दोस्तों गोल्डन ग्लोब अवार्ड अमेरिका में प्रदान किए जाते हैं फिल्म और टेलीविजन के लिए। इसकी स्थापना 1944 में की गई थी और ये गोल्डन ग्लोब फाउंडेशन के द्वारा दिए जाते हैं। बेस्ट फिल्म ड्रामा का अवार्ड ब्रूद लिस्ट को दिया गया था। ठीक है, तो इसको आप जरूर नोट। अगला क्वेश्चन है किस देश को पीछे छोड़कर भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा परिचालन मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश बना है? तो आंसर हो जाएगा जापान। ठीक है, तो दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क किसके पास है? भारत के पास। अगला क्वेश्चन है 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 की मेजबानी किस शहर के द्वारा की गई है? तो ये की गई है भुवनेश्वर के द्वारा। यानी कि 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन भुवनेश्वर में आयोजित किया गया था। और दोस्तों इस दिवस सम्मेलन की जो मुख्य अतिथि थी वो कौन थी? त्रिनिदाद और टोबैगो की राष्ट्रपति क्रिस्टीन कार्ला कंगालू। ठीक है, तो इस बात को आप जरूर नोट करें। और जो 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन आयोजित किया गया था उसकी थीम क्या थी? विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। ठीक है, और भारत में प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 9 जनवरी को। अगला क्वेश्चन है भारतीय रेलवे का 69वां मंडल कौन बनेगा? आंसर हो जाएगा जम्मू मंडल। तो भारतीय रेलवे का 69वां मंडल कौन बनने जा रहा है? जम्मू मंडल। अगला क्वेश्चन है वॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को किसने जीता है? तो इसको जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में 5 टेस्ट मैच खेले गए थे वॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2024-25 के दौरान। तो इसको ऑस्ट्रेलिया ने जीता है 3-1 से। और इस बार जो वॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी थी ये ऑस्ट्रेलिया में ही आयोजित की। अगला क्वेश्चन है नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड यानी नालको के CMD कौन बने हैं? तो ब्रजेंद्र प्रताप सिंह नालको के CMD बने हैं। दोस्तों नालको की स्थापना 1981 में की गई थी। 2008 में से नवरत्न का दर्जा दिया गया था और यह एल्यूमिनियम का प्रोडक्शन करने वाली कंपनी है। इस बात को आप याद रखें। तो इस प्रकार से हमने 2025 के करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। अब आपके लिए क्वेश्चन है जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। भारतीय तटरक्षक दिवस कब मनाया जाता है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें। यहाँ पर आपको सभी पेड कोर्स, ईबुक, टेस्ट सीरीज, PDF वगैरह मिल जाएगा। दोस्तों ऐप पर बहुत सारे कोर्स लॉन्च किए गए हैं, तो इन कोर्स को भी आप प्राप्त कर सकते हैं।